हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आप में से जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एग्जामिनेशन को निकालने का टारगेट किया है, जिसमें कि हम हर एक सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। साथ में एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ वगैरह वगैरह सब कुछ कवर करेंगे, जिससे कि हम सिविल सर्विसेज 2025 का एग्ज़ाम निकाल सकें। इसी क्रम में सबसे पहले हमने इकोनॉमी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। इकोनॉमी हम मुरनाल सर द्वारा जो प्रोवाइड किया वो पीडीएफ पीसीबी 12 का लेटेस्ट हैंडआउट है, उसको कवर कर रहे हैं हम, जिसमें कि अभी तक हमने पिलर 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1C1, C2, C3 कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में पिछले लेक्चर में हमने पिलर 1D1 लगभग बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया था, और आज हम आगे पिलर 1D1 कंप्लीट करेंगे। साथ में पिलर 1D2 जिसमें कि पेंशन के बारे में बताया गया है, और पिलर 1D3 जिसमें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन सब के बारे में बताया गया है, इसको कवर करने वाले हैं। तो आपने अब तक हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है मैंने। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ आईएएस को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको बाकी के सारे अपडेट्स इस पर मिलते रहें। इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को यार आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, तो लाइक भी ज़रूर करो, शेयर भी करो साथ में, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है तो ज़रूरत है आप सभी के हेल्प की ना। तो स्टार्ट करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। अब पिलर 1D1 इंश्योरेंस में हमने जो है अपने पिछले लेक्चर में लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, साथ में आयुष्मान भारत योजना जिसको कि हम पीएम जन आरोग्य योजना के तहत भी जानते हो, उसको भी कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा बाकी दूसरे भी जो हेल्थ इंश्योरेंस थे उन सबको कंप्लीट कर लिया था, टिल ई इंश्योरेंस अकाउंट तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज अभी हम री इंश्योरेंस से स्टार्ट करने वाले हैं कि री इंश्योरेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे, या आगे हम री इंश्योरेंस पे। बाकी गाइस, आप सभी को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, पूछिए, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। साथ में कुछ भी आपको सजेशन देना हो तो वो भी आप दीजिए, जैसे कि आप में से किसी ने कहा कि थोड़ा वीडियो को और ज़्यादा तेज़ी से बनाना चाहिए, तो आप में से किसी ने कहा था प्लेलिस्ट क्रिएट करना चाहिए, तो वो सब मैं सजेशन को मतलब कोशिश करता हूँ कि फॉलो कर सकूँ ना। तो स्टार्ट करते हैं सीधे री इंश्योरेंस से। री इंश्योरेंस किसको कहते हैं? जैसे कि हमने बैंक्स वाले में देखा था कि बैंक को भी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। CGI एक्ट के ज़रिए उसमें लिखा गया है कि आप जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो ना, उसका कुछ अमाउंट जो है वो DICGC एक्ट के तहत जो है उनको जमा करके रखना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस लेके रखना पड़ता है, ताकि कुछ भी ऐसा हो जाए, बैंक लूट जाए, बर्बाद हो जाए, तो वो पैसा उनका रिकवर हो सके। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी इंश्योरेंस लेना पड़ता है उनके पैसे का। तो अब बात रही यार, इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस कौन करेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करने वाले भी कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि कहते एक है GIC करके है, जो पहले एक सोल थी, अब प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारे आ चुकी हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? री इंश्योरेंस कहते हैं, यानी इंश्योरेंस कंपनी इटसेल्फ टेकिंग इंश्योरेंस ऑन इट्स बिजनेस। ठीक है, खुद का ही वो इंश्योरेंस कर रही है कि अगर कुछ लॉस हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो कंपेंसेशन उसका क्लाइंट को वापस मिल सके। ठीक है, चलते हैं धीरे धीरे आगे करके। इसमें मैं आपको बता दूं गाइस कि आपको ना फैक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, वन लाइनर्स टाइप, तो बस आपको देखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बाकी बहुत लोग कह रहे थे कि PDF प्रोवाइड करने के लिए, तो यार देखो, आपको पता है सब मुरनाल सर का हैंडआउट है, तो ठीक है, मैं लीगली मेरे को लगता है कि नहीं है कि मैं अपने चैनल पे इसको प्रोवाइड कर पाऊंगा, कॉपीराइट वगैरह की आ सकता है ना। तो आपको वैसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे आप टाइप करोगे PCB 12 हैंडआउट करके, तो आपको बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और बात रही नोट्स की, तो आप जैसे जैसे मैं कवर करवा रहा हूँ, तो आप या तो साइड में खुद से वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, या इस PDF में आप मार्क कर सकते हैं, जो मतलब आप डाउनलोड करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना है पेंडेमिक रिस्क पूल, जो है वो प्रपोज किया गया था IRDAI द्वारा। मतलब इसका क्या है कि बहुत सारे, अभी क्या हुआ था कोरोना के समय में, कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को कुछ मतलब एकदम से क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है जिनका इंश्योरेंस ले रखा था उनको पैसे देने पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग डाइड हो गए, सिक हो गए ना। तो इस वजह से जब एकदम से झटका लगा इंश्योरेंस कंपनी वालों को, तो एक नया पेंडेमिक रिस्क पूल नाम से बनाने की ज़रूरत आन पड़ी, ताकि अब से बाकी कभी भी फ्यूचर में कुछ इस तरीके का पेंडेमिक आए, कुछ आए, तो उससे निपटा जा सके। इसमें होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों जो है कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करती हैं, ताकि फ्यूचर में वो काम आ सके। ठीक है,
अब इंश्योरेंस सेक्टर का जो रेगुलेटर है वो कौन है? IRDAI। इसका भी 1-2 लाइन में समझ लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस के तहत 1999 में बना था। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये जो है जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उन सबको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, जैसे कि हमने देखा था बैंक्स वाले सेक्टर में भी कि कुछ बैंक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, टू बिग टू फेल। वैसे ही कुछ इंश्योरेंस जो सेक्टर के कंपनीज है वो भी बहुत ज़्यादा बिग हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, टू बिग टू फेल। तो उनके लिए कुछ अलग से कंप्लाइंस करके रखना पड़ता है, अलग से एडिशनल रूल्स वगैरह है, तो जो IRDAI प्रिपेयर करता है, ठीक है। कौन कौन से हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट? LIC हो गया आपका, GIC हो गया, NICAL, ये 3 जो है बहुत बड़े इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी में एक 30 डे फ्री लॉक का पीरियड एक रूल है, जिसके तहत क्या होता है कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस परचेज़ किया है और आप उससे मतलब संतुष्ट नहीं हो, आप चाहते हो कि वापस से मतलब कैंसिल करवा दो आप, तो आपके पास 3 दिन का टाइम होता है कि 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर जो है आप चाहो तो उसको वापस कर सकते हो। आपको सारा का सारा जो आपने अमाउंट दे रखा होगा, प्रीमियम भर रखा होगा, वो सारा आपको वापस मिल जाएगा। आपको कोई भी तरह का पेनल्टी वगैरह देना नहीं पड़ेगा। तो ये 30 दिन का रूल ध्यान रखिएगा। आप कभी भी इंश्योरेंस वगैरह लें तो 30 दिन का आपके पास टाइम होगा वापस करने का। उसके अलावा एक बीमा वाहक जो है IRDAI ने रिफॉर्म्स ली थी। इसमें कुछ नहीं है, एक विलेज लेवल का सेल्समैन है जो गांव-गांव जा के इंश्योरेंस को बेचेगा, ठीक है, ग्राम पंचायत लेवल पे। आगे IRDAI ने कुछ रिफॉर्म्स में एक ये भी है बीमा विस्तार। बीमा विस्तार में ये है कि मान के चलो किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले रखा है, ये सब जो है एक सिंगल इंश्योरेंस में कवर हो जाए, तो वो है बीमा विस्तार। क्योंकि गांव वाले लोगों को इतना पता नहीं होता ना, अलग अलग लें, तो एक नया टाइप का इंश्योरेंस बना दिया बीमा विस्तार, सिर्फ इसमें तीनों एक ही में ही होंगे। उसके अलावा बीमा सुगम, इसमें क्या है कि एक तरह का पोर्टल है जिसमें कि सारे के सारे आपके एक ही जगह मिल जाएंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या है, पॉलिसी बाजार वगैरह है ना, जिसमें आप पॉलिसीज़ को कंपेयर कर लेते हो, वैसे ही गवर्नमेंट ने खुद का एक सरकारी टाइप का बनाने का सोचा है बीमा सुगम नाम से, जिसमें आप पॉलिसीज़ को कंपेयर कर सकते हो, डिजिटली स्टोर कर सकते हो, कंपेंसेशन वगैरह भी आप इसमें फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो IRDAI ऐसा प्लान कर रहा है। उसके अलावा एक है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल। इसमें क्या होता है कि आपका एक तरह का पोर्टल बनाया गया कि आपने हॉस्पिटल बिल वगैरह जो है वो आपका फास्टर क्लियर हो पाएगा, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा विद द हेल्प ऑफ IRDAI बनाया गया। ऑब्जेक्टिव यही है कि फास्टर जो है हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस जो है वो फास्टर हो सके बाय कनेक्टिंग हॉस्पिटल्स विद द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक। अब ग्राम पंचायत लेवल पे भी इंश्योरेंस का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके लिए जो है इंश्योरेंस कंपनीज़ को ना, जैसे PSL कोटा होता था बैंक में, वैसे इंश्योरेंस कंपनी को भी है एक कोटा दिया गया कि मिनिमम से मिनिमम आपको, जैसे पहले साल में 30%, दूसरे साल में 40%, तीसरे साल में 50% लोगों को उन ग्राम पंचायतों में कवर करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस दिलवाना है आपको, ठीक है। अब हम इंडिया में बात करें कि इंश्योरेंस कितना ज़्यादा प्रोग्रेस में, ये इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, कितने ज़्यादा लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है, तो एक होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रीमियम बाई GDP इंटू का 100, ठीक है। मतलब कितना लोग प्रीमियम भरते हैं, GDP कितनी है हमारी, उसको 100 से डिवाइड करके, तो अभी हम देखें तो लगभग 4% है 22-23 फिजिकल ईयर में हम देखें तो, मतलब कि ये कम है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहिए। दूसरी बात करें अगर इंश्योरेंस डेंसिटी की, लोग बीमा जिन्होंने भी लिया है उसकी डेंसिटी कितना है, कितने रुपए तक का उन्होंने ले रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रीमियम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, सिंपल डिवाइड करें तो ये लगभग $92 की करीब बैठता है। और ये भी गाइस सोचो आप, ये उन लोगों का होगा जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, जो अमीर लोग होंगे ज़्यादा वाला उन्होंने करवा रखा होगा, तो ये भी इंडिया में ना कम है। आप इंडिकेटर्स देखो इन दोनों का, तो इंडिया में जो डेवलप्ड, बाकी जो दूसरे डेवलपिंग नेशंस है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है अपना देश में इंश्योरेंस सेक्टर का जो प्रोग्रेस है, तो ये इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा, आपने यूलिप का नाम सुना होगा। यूलिप, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक तरह के ऐसे समझो लाइफ इंश्योरेंस है जो कि आपको डुअल बेनिफिट ऑफर करते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस भी और एक सेविंग भी। मतलब अगर आप देखो यूलिप के तहत क्या होता है, आप अपना जो 100 रुपये मान के चलो इन्वेस्ट कर रहे हो यूलिप में, तो 100 रुपये में 80 रुपये तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब मार्केट में, शेयर मार्केट, इन सब में लगाया जाएगा, और 20 रुपये आपका इंश्योरेंस में लगाया जाएगा। तो इंश्योरेंस में कम रुपये लगाए तो सीधी सी बात है कि कुछ होने पर आपको रुपये भी कम ही मिलेंगे वापसी ना, इंश्योरेंस सेक्टर में, मतलब डेथ होने पे। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने, मतलब जब एक टाइम के बाद आपको, यानी कि लगभग 30 साल या 25-30 साल जितने दिन का भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ आपको एक पूरा अमाउंट वापस मिल जाएगा।
रहेगा, ठीक है। मोस्ट पीपल जो है क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा डालते हैं, इंश्योरेंस में कम डालते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, मान के चलो कि वो डेथ हो गया वो पर्सन का, तो जो उसकी फैमिली है उसको सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ बहुत कम ही मान के चलो सिर्फ 20 लाख रुपए ही मिले, तो उससे तो मतलब इनफ नहीं है ना कि सर्वाइव कर पाना 2-3 साल के लिए भी। तो लोगों को क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस में भी ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। उसके बाद एफडीआई की लिमिट, एफडीआई क्या होता है और एफपीआई क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बताया, बस आपको मतलब बहुत आसान शब्दों में बता दूं तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है कि अगर आपने मतलब किसी विदेशी व्यक्ति ने अपने देश में मोर देन 10% ऑफ शेयर किसी कंपनी का खरीद रखा है ना, 10% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो हो गया आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो 10% या उससे कम में होते हैं उनको एफपीआई कहते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या एफडीआई अलाउड है या नहीं है, तो बिल्कुल भाई इंश्योरेंस सेक्टर में भी एफडीआई अलाउड है, जैसे कि बैंक सेक्टर में वैसे ही, ठीक है। और अब हम लिमिट की बात करते हैं तो देखो स्टेट ओन्ड जो पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, जैसे कि एलआईसी हो गई जो कि स्टेट ओन्ड है, उसमें 20% तक का अलाउड है, ठीक है। मतलब बाहर के लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं 20% तक। दूसरा अगर बात करें एलआईसी के अलावा जो बाकी स्टेट के अपने इंश्योरेंस कंपनीज है तो उसमें 74% तक अलाउड है। बाकी के जो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज हैं, जैसे कि जो एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, थर्ड पार्टी जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, उनमें 100% तक का अलाउड है, बिना गवर्नमेंट परमिशन लिए जो है एफडीआई उसमें अलाउड है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कंपोजिट लाइसेंस की। कंपोजिट लाइसेंस में देखो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने कुछ रिफॉर्म्स जो है सजेस्ट किए। कैसे, प्रेजेंट में सिस्टम ये है कि कंपनीज को ना क्या होता है कि अलग अलग लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है इंश्योरेंस देने के लिए। मान के चलो उनको हेल्थ इंश्योरेंस देना है तो अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, जैसे आईसीआईसीआई है उसको हेल्थ इंश्योरेंस अगर देना है तो अलग लाइसेंस लो, उसको व्हीकल का इंश्योरेंस लेना है तो उसको अलग लाइसेंस देना पड़ेगा, मतलब अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस देना तो अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसी में रिफॉर्म ये सजेस्ट किया गया कि सारे जो लाइसेंस सिस्टम है ना उनको मर्ज कर दिया जाए, मतलब सिंगल कंपनी ही जो है वो ऑफर कर पाए बाकी सारी की सारी सर्विसेज को। वो हो गया क्या, ये रिफॉर्म्स। प्रेजेंट में एक और चीज़ है कि इंश्योरेंस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर 18% का जीएसटी लगता है। रिफॉर्म ये कहा गया है कि आप इसको कम करो, क्योंकि भाई इंश्योरेंस तो एक तरह से समाज सेवा भी है ना, 5% पे आप इसको लेकर आओ ताकि लोगों के लिए भी इंश्योरेंस जो है सस्ता हो। दूसरा एक टर्म है गाइस इंश्योरेंस एजेंट वर्सेस ब्रोकर। इंश्योरेंस एजेंट वो होते हैं जो कि सिंगल कंपनी का पॉलिसी बेचते हैं। इंश्योरेंस ब्रोकर वो होते हैं जो मल्टीपल कंपनीज के इंश्योरेंस बेचते हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार हो गया, वो एक तरह का इंश्योरेंस ब्रोकर का काम होता है। एक टर्म आता है बैंकैश्योरेंस। बैंकैश्योरेंस क्या होता है कि मान के चलो कोई आप बैंक में जाते हो अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है, वो बैंकर जो होता है आपको फोर्स करे कि आप जो है कोई इंश्योरेंस परचेज कर लो ना, मतलब अगर बैंकर ही एजेंट बन जाए इंश्योरेंस कंपनी का, उसको क्या कहेंगे हम, बैंकैश्योरेंस कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ डायरेक्ट ब्रोकर होता है जो कि मान के चलो जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मल्टीपल कंपनीज के बेचते हैं, उसको क्या डायरेक्ट ब्रोकर कहते हैं। री इंश्योरेंस ब्रोकर वो होते हैं जो कि सेल करते हैं री इंश्योरेंस ऑफ मल्टीपल कंपनीज। कंपोजिट ब्रोकर वो होते हैं जो दोनों करते हैं, री इंश्योरेंस वगैरह भी बेचते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी बेचते हैं, ठीक है। टर्म्स है अपना यहाँ पे देखो पिलर 1D1 जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पिलर 1D2 पेंशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन हम देखने वाले हैं। बाकी कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, पेंशन को देखने वाले हैं, ईपीएफओ को हम देखेंगे। अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, ईएसआईसी को देखा था, अब हम ईपीएफओ को देखेंगे। बाकी इसमें ना गवर्नमेंट स्कीम्स आपको ज़्यादातर मिलेंगी। जो क्वेश्चंस भी आता है यूपीएससी में वो गवर्नमेंट स्कीम्स पे ही लगभग पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करना है, वन लाइनर टाइप में, बहुत ज़्यादा एक टॉपिक पे स्टिक होकर नहीं चलना है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम देखते हैं कि पेंशन क्या होता है। समझो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि इंश्योरेंस वगैरह क्या था। पेंशन ये होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो एलिजिबल हो मंथली कुछ अमाउंट रिसीव करने के लिए जब वो रिटायर हो, वो हो गया पेंशन। और अगर वो मर गया, इफ़ डाइज, तो उसकी जो पत्नी होगी, स्पाउस होगी, वो एलिजिबल होगा पैसा रिसीव करने के लिए। और अगर दोनों जने मर गए तो ये स्कीम जो है वो स्टॉप हो जाएगी, वो क्या हो गया, पेंशन हो गया। और इंश्योरेंस में क्या था कि जब डेथ हो जाती है उसके बाद जो अमाउंट मिलता है वो हो गया इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में क्या है, मरना ज़रूरी है, लेकिन पेंशन में क्या है, मरना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इंश्योरेंस में भी जो इन टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उसमें मरना ज़रूरी होता है, लेकिन बाकी जो मैंने दूसरे तरह के इंश्योरेंस बताए थे उसमें भी क्या होता है कि कुछ सालों के बाद जो है आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। तो आप पिछले लेक्चर में जाकर वो देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमको इस वाले लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखो इसमें हमने बहुत अलग अलग तरह के पेंशन स्कीम को देखेंगे, जैसे कि मिडिल क्लास लोगों के लिए कौन कौन सा पेंशन स्कीम है, लोअर मिडिल क्लास के लिए कौन कौन सा है, और गरीब लोगों के लिए जिनकी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स है, जैसे कि पीएम वय वंदना योजना मिडिल क्लास के लिए,
न्यू पेंशन सिस्टम जो है मिडिल क्लास सबके लिए, ईपीएफओ, अटल पेंशन, श्रम योगी, कर्म योगी, किसान मानधन, ये सब लोअर मिडिल क्लास के लिए। फिर पुअर के लिए एनएसओएपी करके है। ये सब हम इस पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं। इन्हीं सबको हम थोड़ा सा समझो आप डिटेल में देखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। अच्छा, एक टर्म होता है पीपीएफ का, आपने नाम सुना होगा। पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक तरह का समझो फिक्स डिपॉजिट ही है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इसको हम फिक्स डिपॉजिट नहीं कहेंगे। लेकिन इसका सिस्टम भी कुछ वैसा ही काम करता है। इसमें भी मनी जो है आपका लॉक हो जाता है जितने साल का भी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक साथ आपको मिल जाता है। इसमें कोई मंथली पेंशन नहीं होता है पीपीएफ में, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका पैसा जो भी आप देते हो, जमा करवाते हो, जहाँ पे भी आपने पीपीएफ करवा रखा है, तो आपका पैसा जो समझो गवर्नमेंट फंड में चला जाता है। वहाँ से मतलब जो भी गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट वगैरह देती होगी उनको। फिर मैच्योरिटी के टाइम पे, मतलब इसका समझो मैच्योरिटी ऐसा होगा 15 साल या 20 साल, उससे उसके ज़्यादा में, ठीक है। वो हो गया आपका पीपीएफ। अब हम समझने वाले हैं ईपीएफओ को, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेनली जो इसका टारगेट है वो कौन है, फैक्ट्री वर्कर्स मेनली टारगेट होता है। पहले तो जो ईपीएफओ था वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था, बाद में इसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया 1951-52 में। तो जो भी ईपीएफओ हो गया, एलआईसीज हो गया, ईएसआईसी हो गया, आपको ना क्रोनोलॉजी याद करके रखना है कि कौन पहले आया। स्टेट बैंक पहले बना कि ईपीएफओ आया पहले ना, तो क्योंकि क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी वाले में पूछ लेते हैं। ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब आप पूछोगे कि कौन लोग ले सकते हैं ईपीएफओ को, तो यार ऐसे वर्कर्स मान के चलो जिनकी सैलरी 15,000 तक हो, ठीक है, अप टू 15,000, यानी कि 15,000 या 15,000 से कम वाले जो वर्कर्स होते हैं ना, उनके लिए तो कंपलसरी होता है, उन कंपनीज़ के लिए कि उन वर्कर्स को तो कंपलसरी है कि आप ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करवाओ। बचे बाकी के लोग, आप कहोगे कि बताओ हमारे में तो 15,000 से ज़्यादा की सैलरी है, 20,000 है, 50,000 है, लाख रुपए, क्या हम ईपीएफओ में नहीं करवा सकते? करवा सकते हो, वॉलंटरी है, मतलब आपके कंपनी के ऊपर है कि वो ईपीएफओ में चाहे इनरोल करे या फिर ना करे, ठीक है। ईपीएफओ में दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या, कुछ पैसा जो है वो वर्कर कंट्रीब्यूट करता है, कुछ पैसा बॉस, यानी कि 12% मान के चलो वर्कर कंट्रीब्यूट करे अपने सैलरी का, और 12% कौन कंट्रीब्यूट करता है, वर्कर, यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसमें आपको रिटायरमेंट के समय पे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगा, प्लस आपको प्रोविडेंट फंड एक लंप सम अमाउंट आपको पीएफ के तौर पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और मोर देन 50 के सैलरी वाले के लिए क्या होता है, वॉलंटरी होता है। अब हम कुछ स्कीम्स को आपको मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिलेगा अपॉन रिटायरमेंट, या डेथ भी हो जाती है तो भी आपको पैसा वापस मिलेगा ईपीएफओ में। बॉस जो है वो प्रीमियम पे करता है अगर वर्कर की डेथ हो जाए तो, फिर भी फैमिली को इंश्योरेंस मिलता है। इसका आपको एज ध्यान रखना कि 58 ईयर्स में इसका रिटायरमेंट का एज होता है ईपीएफओ वाले का, ठीक है। मतलब ईपीएफओ स्कीम आपका 58 ईयर के बाद जो है चालू हो जाएगा। कितना रुपए मिलेगा, पेंशन कितना मिलेगा, तो यार इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आपके पिछले 5 साल की जो एवरेज सैलरी है प्लस नंबर ऑफ ईयर्स की आपने कितने साल जो है ईपीएफओ का आपने मतलब ले रखा है, योगदान दे रखा है, तो वो दोनों मल्टीप्लाई बाई 70 करके ये आपका पेंशन का अमाउंट बन जाता है, ठीक है। ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना, हम बैंक वगैरह का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक। उसके अलावा बैंक या फैक्ट्री ऑन नंबर जो होता है ना, ऑनर जो होते हैं उनके भी एक LIN लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ताकि मतलब समझो कोई भी ईपीएफओ वगैरह का डॉक्यूमेंट है वो किस पे, श्रम सुविधा पोर्टल पे वेब लेबर मिनिस्ट्री को उस पर अपलोड करने के लिए, ठीक है। ईपीएफओ या ईएसआईसी का जो ट्रांजैक्शन है वो एक उमंग ऐप है उसके थ्रू किया जाता है। एक क्वेश्चन आया, देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैजुअल वर्कर पे, ठीक है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर employees provident fund coverage. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. The government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है इसमें से कोशिश कीजिए। यहाँ पे कैजुअल वर्कर की बात हो रही है। कैजुअल वर्कर अगर आपको समझ में ना आए, किसको कहेंगे हम कैजुअल वर्कर, मतलब आम बोलचाल हम समझो तो यहाँ पे हिंदी जो लिखा हुआ है यथा अवधि मजदूर, यानी कि उनका ना फिक्स टाइम वाला नहीं है मजदूरी है, ठीक है। चलिए मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ, आपको क्या आंसर होगा। देखो पहला स्टेटमेंट है कि सारे कैजुअल वर्कर्स जो है वो इंटाइटल्ड हैं ईपीएफओ के कवरेज के लिए। क्या सारे के सारे इंटाइटल्ड हैं या नहीं है? ये जो है गलत है ना, सारे के सारे इंटाइटल्ड नहीं है। अभी हमने देखा कि हालांकि तो 15,000 तक वाले को तो कंपलसरी है, लेकिन जैसे मान के चलो रोड साइड वाले जो लोग हैं, ठीक है, या बाकी के जो अनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं वो ईपीएफओ में नहीं उनका कवरेज होता है।
बाकी यूपीएससी ने भी इसको गलत किया हुआ है। आपने इसको ये वाला जो ऐसा ऑप्शन है कि राइट रॉन्ग आपने 100% नहीं कह सकते हो, लेकिन मैं अगर यूपीएससी के हिसाब से बात करूँ तो यूपीएससी ने इसको गलत कह रखा है। बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स जो इंटाइटेड है उनको भाई जितनी देर काम कर रहे हैं उनको उसका पैसा तो मिलना चाहिए ना, ओवर टाइम का भी पैसा मिलना चाहिए। उसके अलावा क्या गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है इंडस्ट्री को कि आप पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में ही भेजिए सीधे, तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही, बी वाला अपना स्टेटमेंट सही है। बाकी बात रही कैजुअल वर्कर कौन होते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में भी समझाने वाला हूँ, तो डोंट वरी आपका अगर गलत भी हुआ हो तो। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से चार्ट में सर ने समझा रखा है। देखो ईपीएफओ है, यहाँ पे ईपीएफओ में आपको पीएफ भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगा। कंपनी जो है कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करती है और मजदूर जो है कुछ पैसा अपना कंट्रीब्यूट करता है इसमें। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी लेके आती है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत योजना। इसमें क्या होता है, जो सरकार है वो मालिक की तरफ से और मजदूर दोनों की तरफ से जो है वो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करती है ईपीएफओ में, तो इनका क्या हो जाता है, थोड़ा सा पैसा बच जाता है। ईपीएफओ क्या करती है, ईपीएफओ उस पैसे को इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, जो लो रिस्क वाले होते हैं ना उनमें इन्वेस्ट करती हैं। तो ये भी कहा जाता है कि ईपीएफओ का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि वो लो रिस्क वाले में भाई वो नहीं चाहती कि पैसा वैसा डूब जाए। ठीक है, अगला एक टर्म है ईपीएफओ कम्यूटेशन, उसको समझते हैं। देखो ईपीएफओ का जो सिंपल पेंशन स्कीम है उसका ये सिस्टम है कि वर्कर को पेंशन मिलेगा आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि 58 ईयर्स में उसको मिलेगा। ईपीएफओ पेंशन कम्यूटेशन का मतलब ये है कि मान के चलो कोई वर्कर जो है वो थोड़ा सा जो है अपना पेंशन एडवांस में ही निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है ना। 58 ईयर का ये जरूरी नहीं है, मान के चलो 40 साल का हो गया, उसको अपनी बेटी की शादी करवानी है, कुछ करवाना है, तो अपना कुछ पैसा जो है वो निकाल सकता है। लेकिन सीधी सी बात है कि जब रिटायरमेंट होगा तो उसको थोड़ा सा कम पैसा ही मिलेगा। उसके अलावा एक ईपीएफओ का सीपीपीएस है, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जब भी मान के चलो वर्कर जो है रिटायर हुआ है, उसके बाद उसको फिजिकली जो है, पहले क्या होता था कि ब्रांच में जाके विजिट करना पड़ता था, मतलब अपना कुछ दस्तावेज वगैरह देना पड़ता था कि हाँ मैं जिंदा हूँ करके। आपने शायद एक मूवी देखी हो, ऑफिस करके शायद मूवी थी ना, जिसमें वो बताना पड़ता था उसको कि वो जिंदा है। तो वैसे बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो है सारे बैंक्स कनेक्टेड होते हैं ईपीएफओ से, किसी भी बैंक में आप जा सकते हो, और अंगूठा वाला भी सिस्टम आ चुका है ना। अब तो आप जो है अपना अंगूठा लगाइए, आपका डिजिटली जो है वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया था कि 15,000 तक वाले जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ कि कंट्रीब्यूशन कितना कितना होता है, मैंने बताया था 12% जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे ना एक स्कीम के बारे में बात की गई है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत क्या था कि जो मतलब गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसे कंपनीज जिसका 1000 एम्प्लॉयज़ तक हैं 12% गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट करेगी, और एम्प्लॉय साइड से भी 12% गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट करेगी वर्कर्स के लिए। और बॉसेस के लिए मतलब अगर 1000 से ज़्यादा वाले लोग हैं तो 12% बॉस कवर करेंगे। देखो इतना ज़्यादा याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे देख लो कि इस स्कीम के तहत, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, रोजगार योजना के तहत सरकार जो है कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करती है। ठीक, ये स्कीम की जो वैसे वैलिडिटी थी वो 2021 तक की थी। अब थोड़ा सा ये पुराना न्यूज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी जो अपना यूपीएससी है थोड़ा सा पुराना न्यूज़ वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम पे, ईएलआई पे। आपने इसके बारे में सुना भी हो, जैसे आपने पीएलआई के बारे में सुना है ना, पीएलआई स्कीम जो सरकार की, वैसे ईएलआई स्कीम भी सरकार की है। इसका मतलब मेन मकसद ये है कि जो है 2 करोड़ से ज़्यादा का जो जॉब है वो कंट्री में क्रिएट हो सके विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 3 कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूडेड है। कौन कौन से, देखो इसमें क्या है, एक तो होता है अपना मालिक, एक होता है मजदूर। मजदूर जो है वो मान के चलो उसकी पहली बार अगर जॉब लगी है तो सरकार जो है उसको 15,000 रुपये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू उसके बैंक अकाउंट में जमा करवा देगी, और उसके अलावा 3,000 तक का रुपये जो है सरकार मालिक की तरफ से भी ईपीएफओ में जमा करवाएगी, क्योंकि कुछ हिस्सा मालिक को भी जमा करवाना पड़ता है ना। तो ईएलआई के 3 पार्ट्स आप समझो। ईएलआई स्कीम के पार्ट 1, पहली बार वाले को 15,000 रुपये का सरकार बोनस देगी, यानी कि फर्स्ट टाइम जिसने भी ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि आपकी अगर नौकरी लगती है और आप ईपीएफओ में आपका पहली बार रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको सरकार 15,000 रुपये देगी बोनस के तौर पे। उसका बाद आता है ईएलआई स्कीम बी। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई कंपनी जो है वो जॉब क्रिएट करती है तो उसके 4 साल तक का ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी, मतलब मालिक की तरफ से। ये सरकार ने, मतलब इससे क्या फ़ायदा क्या हो, ताकि जॉब से जॉब क्रिएट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएट हो। तीसरा ईएलआई स्कीम सी, इसमें ये था कि एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करने वाली जो भी होगी, मतलब 50 लाख तक का मान के चलो जॉब क्रिएट किया जाता है, तो इसमें ऑन द बिहाफ ऑफ ऑनर जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 3,000 रुपये तक का। ठीक है, इन सच वर्कर्स ईपीएफओ के लिए, समझिए, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑनर्स।
ऑनर के बिहाफ पे सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्कीम ए, स्कीम बी और स्कीम सी। मर्ज क्यों नहीं कर देते EPFO के, ESIC के, ये सब तो फालतू के टॉपिक्स है। उसके बाद हम आते हैं अपने UPI पे आते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखो पहले था OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम। आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इन सबका चर्चा चलते होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, इसको अच्छे से समझ लो आप। पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबके सरकार में क्या आया था, ओल्ड पेंशन स्कीम आया था। इसमें क्या लिखा गया था, इसमें कहा गया था भाई सरकार जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन देगी। कितना पेंशन देगी, उसकी लास्ट सैलरी का 50%। मान लो चलो उसने 1 लाख की सैलरी पे रिटायरमेंट लिया था, तो उसको 50,000 रुपये महीना उसको मिलता रहेगा पेंशन, जब तक वो जीवित रहेगा, या उसके मरने के बाद उसकी बीवी को भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो किन के लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, अभी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे क्या देखा सरकार ने कि भाई बहुत ज़्यादा ना बर्डन हो रहा है टैक्स पेयर के पैसे से, क्योंकि समझो इतना पैसा सरकार पेंशन में ही दे देगी तो बाकी खर्चा कब करेगी, तो ये फाइनेंशियली सस्टेबल नहीं था। तो मनमोहन सिंह जी के ही सरकार में न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी, NPS लाया गया था। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि NPS मोदी गवर्नमेंट में आया था, ऐसा नहीं है। NPS मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट में ही आया था, UPA की गवर्नमेंट में ही आया था। इसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट जो है 14%, एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूट करे, दोनों मिल के जो है हम इन्वेस्ट करेंगे शेयर में, बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और जो भी आपका पैसा बनेगा उसको हम आपको देंगे एज अ पेंशन आपके रिटायरमेंट के बाद। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि भाई शेयर मार्केट अगर डाउन जाएगा तो पेंशन भी आपका क्या होगा, डाउन चला जाएगा। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत होने लग गई। तो जो बहुत सारे जो सरकारें थी, मान के चलो अब तो BJP की सरकार है, तो बहुत सारे जो स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट में जो अदर देन BJP जो गवर्नमेंट थी, वो क्या कहने लगे कि हम OPS ज्वाइन करेंगे, वैसा OPS वाले सिस्टम, वोटिंग के लिए ना, कि समझो सरकारी जो एम्प्लॉय है वो उनको वोट दे। लेकिन जो अपनी मोदी गवर्नमेंट है वो भी चाह रही थी कि सब NPS वाले में आए। तो उन्होंने देखा कि NPS में गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं चाहता है कि आना, तो वो एक नया स्कीम लेके आए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई। इसके तहत क्या होता है कि गवर्नमेंट साढ़े 18% का कंट्रीब्यूशन करेगी और एम्प्लॉय 10% का कंट्रीब्यूशन करेगी। इनका भी पैसा वही शेयर, बॉन्ड, मार्केट सब में इन्वेस्ट होगा, ये सरकार ने कहा। लेकिन सरकार ने इसमें क्या कहा कि हम मिनिमम एश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है ये। कैसे, सरकार ने ये कहा कि अगर आपने 10 साल तक का काम किया ना, तो आपको कम से कम 10,000 रुपये का तो पेंशन मिलेगा ही। ठीक है, मतलब 10,000 से ज़्यादा भी मिल सकता है, वो डिपेंड ऑन आपका इन्वेस्टमेंट में क्या बढ़ोतरी हुई, घटोती हुई, वो सब। लेकिन 10,000 का तो हम मिनिमम आपको देंगे ही उन लोगों को जिन्होंने 10 साल तक का काम किया। जिन्होंने 25 साल तक काम किया है, 25 साल तक काम करने वाले को उनके 12 महीने के रिटायरमेंट से पहले के जो 12 महीने हैं उसकी जो एवरेज सैलरी निकाल दो, उसका 50% उनको पैसा मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। या अगर फिर एम्प्लॉय डेथ हो जाती है तो उसका, इसका जो अमाउंट जितना उसको पेंशन में मिल रहा था उसका 60% उसकी स्पाउस को, यानी कि वाइफ को, और वाइस वर्सा ये मिलेगा उनका। प्लस एक वन टाइम लमसम अमाउंट भी मिलेगा। मान के चलो वन टाइम जो मान के चलो 5 लाख रुपए भी मिल गया, साथ में पेंशन भी मिलता रहेगा। तो ये एक ये UPS स्कीम लेके आई सरकार, केंद्र सरकार की, ये सीधी सी बात है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना अलग अलग स्कीम लेके आ सकती है। तो ये भाई ठीक लगा स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब कर्मचारियों को भी, कि भाई इसमें मिनिमम वाला एश्योरेंस भी हो गया, साथ में सरकार को भी सही लगा कि जो हमको एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा का बर्डन हो जाता तो वो भी नहीं होगा, शेयर मार्केट वगैरह भी ग्रो करेंगे तो जो पेंशन का अमाउंट है वो भी ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना UPS, आपको समझ में आ गया होगा। अब NPS जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी है। ठीक है, ये वाला जो बीच वाला है ना आपको मनमोहन सिंह जी के सरकार में, ये बंद नहीं हुआ है, आपको ये ध्यान रखना, ये बंद नहीं हुआ है। जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो NPS भी लागू कर सकती है या OPS भी लागू कर सकती है। NPS जो है वो मिडिल क्लास, यानी हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए भी है। तो क्या इसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है? नहीं। हम जैसे आप जैसे लोग अगर NPS में करवाना चाहते हैं तो उसमें सरकार पैसा नहीं देगी, बल्कि जो भी पैसा देना है वो आपको ही देना है, और वो एज ए पेंशन के तौर पे आप हमको मिलता रहेगा। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया जो जो काम के हैं। उसके अलावा मैंने बता ही दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है नॉन BJP जो स्टेट्स हैं वो मतलब जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रही हैं, क्योंकि और यूनियन गवर्नमेंट भाई चाहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू ना हो, ताकि भाई मनी पैसा चाहिए ना सस्टेन करने के लिए। टैक्स पेयर का आप दूसरे जगह वेलफेयर में यूज़ करो ना, मतलब इसमें मत दो आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसी जो अपनी अभी हमने देखा यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो देखा UPS, इससे पहले ही आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी, ठीक है,
वो पहले से ही एक जीपीएस नाम से स्कीम लेके आ गई थी, गारंटेड पेंशन स्कीम। अब तो हालांकि सरकार भी उनकी चली गई, लेकिन आप समझो कुछ कुछ यूपीएस जैसा ही है कि इसमें गारंटेड पेंशन था कि 33% ऑफ द लास्ट सैलरी आपको मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एनपीएस का क्या है, पैनिक ड्रॉप वेरिफिकेशन है। पैनिक ड्रॉप टेस्ट का मतलब ये होता है कि पहले अगर पेंशन जब से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, तो सबसे पहले ना 1 रुपये दे के आपको चेक किया जाता है कि हाँ भाई आपके बैंक अकाउंट में ही पहुंच रहा है, किसी और बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, पैनिक ड्रॉप टेस्ट करके कहते हैं। एनपीएस लाइट लाया गया। मान के चलो ऐसा गरीब व्यक्ति है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है और वो एनपीएस में ज्वाइन करता है, तो गवर्नमेंट भी 1,000 रुपये पर ईयर 5 साल तक के लिए कंट्रीब्यूट करेगी उसमें। तो हो गया अपना एनपीएस लाइट। वैसे ही एनपीएस वत्सल्य लाया गया माइनर्स के लिए, 18 साल से कम के लिए जो है उनके पेरेंट्स जो है वो एनपीएस वत्सल्य ऐसा नाम करके खुलवा सकते हैं, जिसमें जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब जो है वो एनपीएस वत्सल्य जो है वो स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एक जीवन प्रणाम करके भी है। जीवन प्रणाम वही जो मैंने आपको बताया था कि अब आधार कार्ड बेस्ड मतलब सिस्टम आ चुका है कि आपको अंगूठा लगा दोगे आप बायोमेट्रिक सिस्टम से, तो वो डिजिटली रीड हो जाएगा और आपको पेंशन अमाउंट आता रहेगा साल में एक बार करवाने पे। ठीक है, अब ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लाया जाएगा, क्योंकि सोचो जो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है उसका जो अंगूठा नहीं लगता रहता है, तो अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लाता जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना भी अब एक तरह से ख़त्म हो चुका है। 2023 31 मार्च जो इसका लास्ट डेट था। ठीक है, बस इसमें इतना आपको ज़्यादा कुछ अब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ इस तरीके का ही स्कीम था। इसमें पैसा आप कंट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद आपको एज ए पेंशन के तौर पे मिलता जाएगा ना। कुछ अभी इंपॉर्टेंट ये खास है नहीं। सीनियर मतलब ये देखो सीनियर सिटीजन जो है वो LIC में जमा करवा देंगे कुछ एक लमसम अमाउंट, उसके बाद जो है कुछ गारंटेड उनको इंटरेस्ट के साथ पेंशन मिलता रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि पेंशन फॉर पुअर पीपल के लिए बात करें, अब गरीब से गरीब लोगों के लिए बात करें जो 1 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा जितने भी पेंशन स्कीम्स थे उसमें कुछ पैसा तो बॉस को कंट्रीब्यूट करना पड़ा था और कुछ पैसा खुद को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे गरीब व्यक्ति जो 1 भी रुपये कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है उसके लिए NSOAP लाया गया फॉर BPL फैमिली। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग थे जो महीने में 1,000 रुपये भी शहर में खर्च नहीं कर सकते, वो BPL के अंदर आते हैं, उनके लिए BPL वाला लाया गया। इसमें क्या था, गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से 55 से 210 रुपये कंट्रीब्यूट करेगी, और जो बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है वो मतलब समझो 50-60 रुपये या 200 रुपये तक तो कंट्रीब्यूट कर ही सकता है। तो ये दोनों मिलके जो है कंट्रीब्यूट करके PM श्रम योगी मानधन स्कीम करके आया, जिसमें कि आप में पेंशन मिलेगा ना। एक श्रम योगी स्कीम हम देखने वाले हैं, अटल पेंशन स्कीम, तो इन दोनों में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन जिसमें 1 भी रुपये ना हो उसको NSOAP करके है, जिसमें पुअर को कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है मंथली पेंशन देती है। आपने ये देखा होगा ना, वृद्ध पेंशन आपको मतलब घर में माताएं बहनें होंगी उनको मिलता है, तो वो कुछ कुछ इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं वो। ठीक है, अच्छा अब कुछ ना टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। मान के चलो आपको एक क्वेश्चन पूछना है, क्या एम्प्लॉयर के साथ आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है काम करने का, मतलब कोई बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है काम देने वाला और आपका, अगर तो हाँ यस, तो आप एक फॉर्मल वर्कर के कैटेगरी में आओगे, फॉर्मल वर्कर हो आप। आपके लिए कौन कौन से पेंशन स्कीम लागू होते हैं, NPS हमने देखा, न्यू पेंशन स्कीम, EPFO लागू होता है, या बाकी के अलग से जो प्राइवेट कंपनीज के जो पेंशन योजना है वो सब लागू होती हैं। दूसरा, अगर तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एम्प्लॉयर के साथ, यानी मतलब ऐसा ही वाला है, तो आप इनफॉर्मल वर्कर में आओगे। तो आपके लिए पेंशन योजना कौन कौन सी, अटल पेंशन योजना और श्रम योगी पेंशन योजना है, वो दोनों आपके लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि क्या आप ऑफिस में काम करते हो, प्राइवेट कंपनी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हो, अगर हाँ तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए वही NPS EPFO प्राइवेट पेंशन वाले में आते हो आप। अगर तो नहीं, आप जो ऑफिस वगैरह में काम नहीं करते हो, तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हो, तो आपके लिए अटल पेंशन और श्रम योगी वाले हैं। यानी कि इनफॉर्मल वर्कर जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं उनके लिए तो अटल पेंशन और श्रम योगी हो गए। फॉर्मल वर्कर जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं उनके लिए NPS EPFO प्राइवेट वाले हो गए। ठीक है, अगर हम देखिए EPFO का बेनिफिट किनको मिलता है, रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है बिल्कुल, जो फॉर्मल सेक्टर के हैं। जो कैजुअल एम्प्लॉयर हैं, टेम्पररी एम्प्लॉयर हैं, नॉन परमानेंट वाले हैं, उनको क्या मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन जब तक के वो जॉब में है तब तक के लिए। अभी जो हमने कैजुअल वाला देखा था, क्वेश्चन आया था, वो आ गया इसमें, आपको समझ गए कि जब तक आप जॉब में हो तब तक आपको मिलेगा, बाकी फिर नहीं मिलेगा। ठीक, अब हम समझ लेते हैं अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम
योगी मानधन योजना। अटल पेंशन योजना, आपको एज याद रखना है 18 से 40 साल, एज याद रखना है 18 से 40 साल। श्रम योगी भी 18 से 40 साल है। इसमें क्या होता है, अटल पेंशन योजना में आपको मैक्सिमम 5,000 तक का आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, आपको मंथली कंट्रीब्यूट कितना करना है, 42 रुपये से 210 रुपये, वो डिपेंड करता है आपके एज पे। ठीक है, आप इतना कंट्रीब्यूट करो महीने में, रिटायरमेंट होने के बाद आपको मैक्सिमम 5,000, हो सकता है अभी आप 18 साल के हो और सिर्फ 42 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो 60 साल के बाद आपको सिर्फ 1,000 रुपये महीना ही मिलेगा। ठीक है, हो सकता है अभी आप 18 साल के हो और आपको आप जो है 210 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम वाला आप समझ लो। अगर सब्सक्राइबर जिसने भी लिया है वो मर जाता है तो उसके स्पाउस को मिलेगा, और दोनों मर जाते हैं तो जो नॉमिनी होगा, मान के चलो उसका बच्चा नॉमिनी है, तो उसका जो पूरा का पूरा प्रीमियम अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है, इसमें क्या होता है, 18 साल से 40 साल है, बिल्कुल मंथली इसमें 55 से 200 रुपये इन्वेस्ट करना है 60 साल तक की उम्र के लिए। इसमें फिक्स्ड है 3,000 रुपये महीना मिलेगा, 3,000 रुपये महीना फिक्स है इसमें। ठीक है, मिलेगा। और अगर तो सब्सक्राइबर मर जाता है तो 1,500 रुपये महीना मिलेगा उनके स्पाउस को, यानी पत्नी को। इसमें क्या था, सब्सक्राइबर मर जाता है फिर भी जितना कंटिन्यू उसके पति को मिल रहा था उतना ही पत्नी को मिलता रहेगा, और सेम वाइस वर्सा, यानी पत्नी को जितना मिल रहा था उतना पति को मिलता रहेगा। नॉमिनी को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें नॉमिनी को प्रीमियम वाला पैसा वापस मिल जाएगा। बाकी इसमें टैक्स पेयर्स को भी कुछ छूट वूट मिलती है। ठीक है, अब बात करें, हमने देखा था EPFO वाला, उसमें मिनिमम एज कितना था, मतलब जो 58 ईयर था उसका रिटायरमेंट एज, इनमें देखोगे आप तो 60 साल है। ठीक है, रिटायरमेंट एज, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बस अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक टर्म है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा स्कीम। अगर हम अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना, जो कि हमने पिछले लेक्चर में इन दोनों को देखा था, जिसमें 2 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है, इन तीनों को मिला दे तो प्रधानमंत्री जन सुरक्षा स्कीम करके एक टर्म बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया अटल पेंशन योजना पे। अटल पेंशन योजना, इट इज़ अ मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम मेनली टारगेट एट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर के लिए। ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। क्या लग रहा है इसमें, अटल पेंशन योजना भी हमने देखा, क्या मेनली टारगेट करता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को टारगेट करता है मेनली। और दूसरा क्या स्टेटमेंट, क्या सिर्फ फैमिली का एक ही मेंबर ज्वाइन कर सकता है इस स्कीम को। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस ऑफ लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। देखो यार, तीसरा वाला स्टेटमेंट तो देखते ही पता चल रहा है, सेम अमाउंट ऑफ अभी हमने देखा था कि वो वापस ही मिलेगा। देखो, कंटिन्यू द रिसीव द सेम अमाउंट वाला। ठीक, उसके अलावा बात की जाए कि क्या सिर्फ एक ही जना इस्तेमाल कर सकता है फैमिली में, ओनली 1 मेंबर ऑफ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। नहीं, एक ही पूरे फैमिली में सिर्फ एक ही व्यक्ति ज़रूरी नहीं ज्वाइन करे। तो देखो, दूसरा स्टेटमेंट तो अपना ऐसे ही सही गलत हो गया। और बचा क्या, पहला वाला स्टेटमेंट, क्या ये मिनिमम गारंटेड स्कीम में मेनली टारगेट क्या करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा था अटल पेंशन योजना मेनली जिसका टारगेट क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ये देख रहे हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अटल पेंशन स्कीम। तो चलते हैं अपने आगे की तरफ। अगला एक ये रहा क्वेश्चन, PM श्रम योगी मानधन योजना पे क्वेश्चन आ चुका है। PM श्रम योगी मानधन योजना UPSC 2024 में ही पूछा गया। द एंट्री एज ग्रुप 21 से 40 साल। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड टू बाय द बेनिफिशरीज। ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज 60। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, देखो पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। सोचो, पहले वाला स्टेटमेंट 21 से 40 साल नहीं भाई, अभी हमने देखा था 18 से 40 साल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशरीज। क्या ये एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन था, बिल्कुल ना। देखो, इसमें सीधा एलिमिनेशन करते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट तो ऐसे ही अपना गलत हो गया, ये गलत हो गया अपना, ये गलत हो गया। ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 रुपये पर महीना, भी बिल्कुल सही बात है। बी वाला अपना स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो गया। चौथा वाला जो स्टेटमेंट है, क्या फैमिली पेंशन जो है एप्लीकेबल होगा स्पाउस पे, हाँ बिल्कुल स्पाउस पे एप्लीकेबल होगा। अनमैरिड डॉटर्स पे वैलिड नहीं था यार, सिर्फ और सिर्फ स्पाउस पे था, इस पे नहीं था। ठीक है, तो जिनका ये सही है बहुत बहुत बधाई। देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस को ना मैं आंसर करवा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हो। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। पेंशन में 3 मानधन योजनाज जो भी हमने देखे, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, लघु व्यापारी मानधन योजना है और एक मंत्री किसान योजना है। 2 लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आते हैं। दोनों इसमें हमने देखा था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, लघु व्यापारी योजना स्मॉल ट्रेडर शॉपकीपर सब के लिए है, किसान वाला योजना स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए है।
तीनों का सिस्टम सेम है, 18 से 40 साल का एज, 55 से 200 रुपये, 60 साल की उम्र में पेंशन मिलेगा 3000 रुपये फिक्स। ठीक है, तो सरकार एक 3 नया लेके आई है, लेकिन तीनों का सेम ही है, काम सेम ही है। सरकार मर्ज क्यों नहीं कर देती भाई, उनको चुनाव में अलग अलग बताना पड़ता है, इस वजह से मर्ज नहीं करती है। ठीक है, तो 3 नए नए स्कीम्स हैं ये। उसके बाद अब हम बात करें ऐसे पेंशन स्कीम की जो पुअर पीपल इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो हमने NSOAP की बात करी थी, तो इसमें देखो बहुत सारे स्कीम्स हैं। ओल्ड एज पेंशन स्कीम 60 साल वालों के लिए। अच्छा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अलग से कंट्रीब्यूट कर सकती है इसमें अमाउंट को। जो भी आप स्टेट गवर्नमेंट के देखते होगे ना, ओल्ड एज पेंशन वाले स्कीम्स होते हैं, उसमें सेंटर वाला अमाउंट भी ऐड होता है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट का अमाउंट ऐड करके बनता ही है। इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम डिसेबिलिटी वाले में हो गया, इंश्योरेंस अन्नपूर्णा वाला भी है, जिसमें कि अगर इनमें से किसी को भी व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल रहा है तो अन्नपूर्णा स्कीम में वो जा सकता है, जिसमें कि उसको 10 kg ऑफ ग्रेन मिलेगा पर मंथ फ्री में। ठीक है, किन के लिए है? बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। बिलो पॉवर्टी लाइन कौन से? कि अगर आपका हैसियत 1000 रुपये भी महीना स्पेंड करने की नहीं है अर्बन एरिया में, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया है, 100% कॉस्ट पेड बाय द यूनियन। ठीक, अब पेंशन के कुछ टाइप को समझ लेते हैं। एक होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट। फ़र्क क्या होता है इनमें? पेंशन फिक्स्ड है या नहीं है, आपको ये सवाल पूछना है। अगर तो पेंशन डिपेंड कर रहा है आपके परफॉर्मेंस ऑन शेयर मार्केट के बेसिस पे, तो वो हो गया आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। NPS, प्राइवेट पेंशन, ये सब क्या होते हैं? डिपेंड करता है आपके शेयर मार्केट के उस पर। डिफाइंड बेनिफिट मतलब फिक्स्ड है कि पेंशन तो आपको मिनिमम उतना मिलेगा ही, डजेंट मैटर कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है। तो EPFO वाला जो आपका हो गया, वो भी आपका डिफाइंड में आता है, फिक्स्ड अमाउंट वाला। हमने जो ओल्ड पेंशन स्कीम था और जो न्यू वाला UPS है, उसमें भी क्या है? फिक्स्ड अमाउंट है जो मिलने वाला है, तो वो भी डिफाइंड बेनिफिट के अंदर आता है। वही अटल पेंशन की बात करें जिसमें 5000 मिलने वाला है, श्रम योगी की बात करें जिसमें 3000 मिलने वाला है, ये सब क्या फिक्स्ड है, इसमें आ गया डिफाइंड बेनिफिट में आ गया। अब हम PFRDA के बारे में पढ़ें। PFRDA जो इन सभी पेंशन वगैरह को रेगुलेट करता है, तो ये रेगुलेट करता है बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी पेंशन कंपनीज हैं उनको। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ये EPFO को रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, EPFO का तो अब हमने देखा तो खुद का ही उनकी कमेटी वमिटी होती है, वो सब रेगुलेट करती है। तो EPFO कोल माइनर्स के लिए जो भी हैं, तो इन सबको ये रेगुलेट नहीं करता है। इसलिए पता है इसको क्या कहा जाता है? इसको ट्रूली इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं कहा जाता है। बाकी सबको ये रेगुलेट करता है। ठीक है, बाकी सबको न्यू पेंशन स्कीम जो हो गई, नेशनल पेंशन स्कीम, सॉरी तब से मैं न्यू पेंशन कह रहा था, वो नेशनल पेंशन सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने का PFRDA का ही काम है। मैंने बता दिया था कि FDI कितना अलाउड होगा इंश्योरेंस सेक्टर में, 74% है। पेंशन में भी 74% तक का FDI अलाउड है। FDI मैंने बताया था बाहर के देश जो है वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर के देश के लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इन कंपनीज में, तो अप टू 74% इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें उन लोगों की जो अपने देश से जाके बाहर के देशों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कोई पेंशन या इंश्योरेंस है? तो हाँ भाई, प्रवासी भारतीय बीमा योजना एक सरकार लेके आई थी 2017 में, तो वो आप ले सकते हो। अगर आप किसी बाहर देश के में जा रहे हो काम करने के लिए, अगर आपकी दुर्घटना हो जाए, मौत हो कुछ हो जाए, तो आपके फैमिली को यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। तो अगर सरकार ने पता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कर रखा है कुछ देशों के लिए, मान के चलो जहाँ पे इंडियन जो वर्कर्स है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। कौन कौन से देश हो गए? ये हो गया आपका सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, लीबिया, मलेशिया, ऐसे जो कुछ देश हो गए जहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है वर्कर्स में, तो सरकार ने उन देशों के लिए फिक्स कर रखा है। उन देशों के जो लोग जाना चाहते हैं काम करने के लिए, उनको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड में ये वाला प्रवासी भारतीय बीमा योजना करवाना ही पड़ता है, कंपलसरी है वर्कर्स के लिए। ठीक है, इसमें मिलता क्या बेनिफिट? क्या 10 लाख तक का एक्सीडेंटल या डेथ कुछ हो जाता है तो वो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ये चलाया गया है। तो गाइज अपना पिलर 1D2 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अपना स्टार्ट होता है पिलर 1D3 फाइनेंशियल इंक्लूजन। यार क्या इसको इसी लेक्चर में कंप्लीट कर दे या इसके लिए मैं आपको अलग लेक्चर लेके आ जाऊँ? तो देखो यार, मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड इस वीडियो को अभी कर रहा हूँ, पिलर 1D3 को भी अभी ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें भी लगभग 20 पेजेस अभी हमको और देखना है, लेकिन मैं आपको ना 2 घंटे या 3 घंटे का फ़र्क पे ये दोनों वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि जिस बच्चे को जो है यहीं तक पेंशन और ये देखना हो, मतलब पेंशन हमने देख लिया और इंश्योरेंस देख लिया, तो वो इस वीडियो तक देख सकता है और अगला वीडियो में फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको आज ही के दिन दोनों का दोनों लेक्चर आपको मिल जाएगा, इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है। आज ही के दिन हमारा ये पिलर 1 कंप्लीट हो जाएगा, अगला ही लेक्चर आपका ये वाला होने वाला है, पिलर 1 अपना फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आप जो है आराम से थोड़ी देर का रेस्ट लेके फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी वही, आप लास्ट तक ठीक हो तो भाई बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट हो ना, निकाल सकते हो आप एग्ज़ाम। बाकी कुछ भी आपको सजेशन देना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। फॉर मोर अपडेट्स टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ IAS को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को भी लाइक सब कीजिए यार, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।